नमस्कार। नया वक्फ बिल जिसका नाम सरकार ने उम्मीद रख दिया है, उसमें हिंदुओं को रखा गया है, उसमें सांसदों को रखा गया है, उसमें रिटायर्ड जजों को रखा गया है, उसमें सरकारी अधिकारियों को रखा गया है, उसमें डीएम को पूरी पावर दे दी गई है। कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के सदस्यों को सरकार नामित करेगी और उसका जो मुखिया होगा उसको कोई हटा भी नहीं सकता है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में चल रहे हैं और लोग उसके जवाब जानना चाहते हैं। मुस्लिम समाज इस बिल का विरोध कर रहा है। आखिर क्यों विरोध कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, ये तमाम चीजें समझने के लिए आज हमारे साथ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना राशिद खालिद फिरंगी महली जी हैं। उनसे डिटेल में समझेंगे। मौलाना साहब, नए वक्फ बिल में क्या दिक्कत है और मैं ये समझना चाहूंगी कि मुस्लिम समाज को इससे क्या नुकसान होगा। डिटेल में पॉइंट वाइज पॉइंट समझाइएगा ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ सके। देखिए, बहुत ही आसान ज़बान में पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वक्फ है क्या। वक्फ जब एक इंसान जो कि उसकी ज़ाती मिल्कियत में उसकी पर्सनल मिल्कियत है, वो अपनी मिल्कियत से अपनी प्रॉपर्टी को निकाल करके अल्लाह की मिल्कियत में शामिल कर देता है, इस नीयत के साथ कि उसका फ़ायदा अल्लाह की मखलूक को पहुँचे, इसको वक्फ कहते हैं। तो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबा अजदाद ने किसी दूसरे की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि खुद अपनी प्रॉपर्टी जो अपने कब्जे में है, जो कि लीगली अपनी है, उसको सवाब की नियत से अल्लाह की राह में वक्फ की है पूरे मुल्क में। एक परसेप्शन जो पिछले एक साल में फैलाया गया है नेशनल लेवल पे कि जैसे मुसलमानों ने जिस भी ज़मीन पर हाथ रख दिया वो ऑटोमेटिकली जो है वो वक्फ बोर्ड में दर्ज हो गई, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद इल्ज़ाम है। क्योंकि जो भी वक्फ एक्ट अपने मुल्क में इस वक्त लागू है, उसमें बाकायदा पूरा एक लीगल प्रोसेस है, जिस लीगल प्रोसेस से गुजरने के बाद ही किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया जाता है। फिर जो मुसलमान भी अपनी प्रॉपर्टी दर्ज करता है या देता है वक्फ के लिए, जाहिर सी बात है उसका इंटेंशन पायस होता है, उसका इंटेंशन सवाब हासिल करने का होता है। तो कोई भी बेईमानी करके सवाब हासिल नहीं कर सकता है। दूसरा अहम जो एक गलत परसेप्शन पैदा किया गया है वो ये कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं ये इतने लाख करोड़ की हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि मुसलमानों के पास, मुल्क में मुसलमान बहुत ज़्यादा दौलतमंद है कि उसके बाद इतनी बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी है और जैसे किसी दूसरी कौम के बाद इतनी प्रॉपर्टी नहीं है। और बार बार ये बात कही जाती है कि डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के पास है। इस सिलसिले में भी ये गलतफहमी जो फैलाई गई है उसकी वजाहत ये है कि जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उसमें से मोर देन 90% ऑफ द प्रॉपर्टीज वो मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह और इमाम बाड़े और इमाम बारगाहों की शक्ल में है। जाहिर सी बात है इन प्रॉपर्टीज को ना बेचा जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है, ना इनसे कोई इनकम जनरेट होती है, बल्कि इनकी मेंटेनेंस पर और आवाम का पैसा ही खर्च होता है। अब अगर एक मस्जिद नॉट प्लेस पर है तो आपने वहां के मार्केट रेट के हिसाब से उसको जोड़ करके बता दिया कि इतने हजार करोड़ की है। जाहिर सी बात है उससे हम कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, उसको हम बेच नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जो कि सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पेश किया और जिससे बड़े पैमाने लेकिन पर मौलाना साहब, सरकार इसे रेवेन्यू जनरेट करने की, इनकम जनरेट करने की बात कर रही है। संसद में यह बात कही गई है कि इससे कैसे पैसा कमाया जाए, इसके लिए सुझाव लिए जाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब जो 10% प्रॉपर्टी बची है उसमें से कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन पर की सरकारी इमारतें बनी हुई हैं। बारहा ये बात मुख्तलिफ सरकारों से कही गई कि अगर आपने वक्फ की प्रॉपर्टी पे इमारत अपनी बना ली है तो कम से कम मार्केट रेट के हिसाब से उसका किराया वक्फ बोर्ड को दिया जाए। आज तक किसी सरकार ने ऐसा इसको तस्लीम नहीं किया और इसको नहीं माना। उसी तरीके से कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको कि गैर कानूनी तरीके से बेच दिया गया है और अभी भी वक्फ एक्ट जो है उसमें मोर देन इनफ प्रोविजंस हैं जिनके तहत कि जिन्होंने ऐसा नापाक काम किया है उनके खिलाफ कानूनी की जा सकती है, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। अब हाँ, ये हकीकत है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज बेकार पड़ी हुई हैं जिनका कि सही यूसेज नहीं हो रहा है और उनसे इनकम जनरेट की जा सकती है। लेकिन जिन 90% प्रॉपर्टीज को हमने बताया उनसे कोई इनकम जनरेट नहीं होती, बल्कि उस पर कौम का और खर्चा होता है। अब आपका जो सबसे अहम सवाल था वो ये कि जो न्यू अमेंडमेंट्स हैं
या जो ये बिल लाया जा रहा है इससे हम लोगों को क्या दिक्कत है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि उसमें अगर आप देखें तो जो वक्फ हाँ। बाय यूजर का क्लॉज है उसको मौलाना जो साहब, रिलीज। एक चीज मैं थोड़ा समझना चाहूंगी। देखिए, मैं छोटे छोटे सवाल इसलिए भी आपसे करना चाह रही हूँ, आपको टोक रही हूँ, ताकि देखिए जी जी। लोगों को आसान भाषा में समझ में आ पाए। अ, हम्म, ये बहुत सारे ऐसे हिंदू भी हैं जो इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे, जिसको उर्दू उतनी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मेरा एक सीधा सवाल ये है कि पहले क्या होता था मौलाना साहब, और अब क्या चीजें बदल रही हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज के लोगों में एक डर का, एक भय का माहौल एक तरीके से बन गया है। वो थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिएगा। जी। अभी हम्म। तक जो वक्फ एक्ट मुल्क में लागू है वो भी हुकूमत ने बनाया है, मुसलमानों ने नहीं बनाया है। बिल्कुल। उसमें हाँ ये जरूर है कि मुसलमानों की राय को इनकॉर्पोरेट किया गया है। और अभी जो लॉ चल रहा है उसमें सबसे अहम जो प्रोविजन है वो वक्फ बाय यूजर का है। जी। वक्फ बाय यूजर से मुराद ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपने हमें दी मस्जिद बनाने के लिए, हमने उस पर मस्जिद बना ली या दरगाह बना ली या कब्रिस्तान बना ली, जी। और वो उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें मेंबर मेहराब और गुंबद भी बना है और वहां पर नमाज भी पढ़ी जा रही है, लेकिन वो जी। मस्जिद जो है वो 200-300 साल पुरानी है। उस हाँ। जमाने में कोई रजिस्ट्रेशन या कोई रजिस्ट्री नहीं होती थी, उसकी कोई रजिस्ट्री के पेपर्स हमारे पास नहीं है, लेकिन वो एक नमाज के लिए, मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो ये हम्म। माना जाएगा कि ये वक्फ बाय यूजर के क्लॉज के तहत ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको मस्जिद ही माना जाएगा। ठीक उसी हम्म। तरीके से जैसे बहुत से दूसरे मजाहिब की इबादत गाहें हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्चेज हैं, उनमें आपको अक्सर ऐसे इबादत गाहें मिलेंगी जिनका कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं हुआ करता है। लोगों ने अपनी जमीन दी और आपने बना लिया, ना हमने कहा कि हम्म। आप इसके रजिस्ट्री करिए और ना उस जमाने में रजिस्ट्री होती थी। तो जी। इस वजह से उन ये वक्फ बाय यूजर का क्लॉज लाया गया कि जिससे ऐसी प्रॉपर्टीज को पूरी तरीके से उनको सेफ हाँ। गार्ड किया जाए। तो अब हम्म। आप कह रहे हैं नए प्रोविजन में कि वो वक्फ बाय यूजर का क्लॉज खत्म हो जाएगा। हाँ। अब अगर वह अब जी अब अगर वक्फ बाय यूजर का क्लॉज खत्म हो गया तो 90% ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज विल ऑटोमेटिकली कम इन द डेंजर जोन। तो सबसे हम्म। बड़ा तो एतराज जो है वो ये है। दूसरा हम्म। एतराज ये है कि अभी जो वक्फ बोर्ड्स मुख्तलिफ स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूट होते हैं उसमें हम्म। क्या है कि जैसे यूपी वक्फ बोर्ड है, उसमें हम्म। 2 मुस्लिम एमपीज, 2 मुस्लिम हाँ। एमएलएज, हाँ। एक इस्लामिक स्कॉलर, 2 वुमेन जी। मेंबर्स, 2 मुतवल्लियों के रिप्रेजेंटेटिव्स, 2 बार हम्म। काउंसिल के मुस्लिम एडवोकेट्स और जी। ये सब और एक सोशल वर्कर, ये सब मिल हम्म। करके इलेक्शन के थ्रू आपस में अपने अपने अंदर में से एक को चेयरमैन इलेक्ट करते हैं। और ओके। जो हाँ। ये 2 मुतवल्लियों के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, तो हाँ। जितने भी मुतवल्ली हैं वो इलेक्शन के थ्रू अपने में से 2 को इलेक्ट करके वक्फ बोर्ड में भेजते हैं। फिर ये थ्रू जी। इलेक्शन अपने में से एक चेयरमैन को चुनते हैं। फिर ये हम्म। 17 लोग मिल करके वक्फ बोर्ड को मैनेज करते हैं, करते जिसमें हैं। कि हाँ। 2 वुमेन मेंबर्स हैं, इस वक्त भी 2 वुमेन मेंबर्स हैं। हाँ। तो अब जो नए प्रोविजन आए हैं उसमें ये हाँ। कहा गया है कि इसमें सरकार गवर्नमेंट नामित करेगी। जी। सबको गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी और जो जी। चेयरमैन होगा उसको भी गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगी। तो जी। जी। सबसे बड़ा हम लोग का एतराज ये है कि एक हिंदुस्तान जो कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उसमें वक्फ बोर्ड में एक आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वक्फ बोर्ड को एक नॉमिनेटेड वक्फ बोर्ड में तब्दील कर रहे हैं। जब हम्म। हम किसी को नॉमिनेट करेंगे तो जाहिर सी बात है अपने आदमी को नॉमिनेट करेंगे, जो हम कहेंगे वो करेगा। तो जी। सरकार कहेगी, जाहिर सी बात है पूरा वक्फ बोर्ड वही करेगा। तो फिर हम्म। उसमें हम लोगों की यानी मुसलमानों की से क्या रह जाएगी और मुसलमानों की प्रॉपर्टीज किस तरीके से सेफ रहेंगी। फिर हाँ। इसी में आपने कह दिया कि इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी रहेंगे। राइट। आप हाँ। लोगों को हमसे ज्यादा मालूम है, जितने भी दूसरे मजाहिब के इंडोमेंट हैं, ट्रस्ट हैं, किसी में हम्म। भी दूसरे मजहब का इंसान शामिल नहीं हो सकता है। वो बिल्कुल सही अच्छा लॉ है, मौलाना साहब, वही। मैं नॉन मुस्लिम वाली बात पर अभी आऊंगी, आपसे अभी डिटेल में उसको समझूंगी, लेकिन पहले ये मुखिया वाली बात को समझ लूं। जो बोर्ड के मुखिया की आपने बात कही कि पहले इलेक्टेड तरीके से इलेक्शन के बाद उनको चुना जाता था, अब सरकार नामित करेगी। तो आपको क्या लगता है कि जो मुखिया पहले उसको हटाने की प्रक्रिया थी, उसे हटाया जा सकता था, कोई सजा भी थी, लेकिन अब क्या है, वो नॉन बेलेबल सजा थी मेरे ख्याल से। और अब क्या कर दिया है सरकार ने, अब इस बिल में क्या आया है जिसकी वजह से मुखिया को कोई हटा ही नहीं सकता? नहीं नहीं, ऐसा मुखिया को हटाने की बात नहीं है। पहले जी। ये था कि अगर कोई शख्स कोई भी गैर कानूनी काम या वक्त में कोई भी खुरबुद करता हाँ। है
तो हाँ उसके लिए नॉन बेलेबल सजा थी, जिसको कि बेलेबल बना दिया गया है। जी। और पहले ये था वक्फ बोर्ड में कि जितने भी मेंबर्स हैं जिन्होंने कि अपने में से एक चेयरमैन को इलेक्ट किया है, अगर हम्म। चेयरमैन से वो लोग खुश नहीं है या चेयरमैन जी। सही काम नहीं कर रहा है, तो वो लोग फिर से इलेक्शन के जरिए से उस चेयरमैन को हटा के दूसरे को इलेक्ट कर सकते थे। हम्म। और जो गैर मुसलमानों को इससे जोड़ दिया गया है, गैर मुसलमानों को सदस्य बनाया जा रहा है, इसमें क्या एतराज है आपको, ये मैं जानना चाहूंगी। नहीं, आप ये बताइए कि जितने भी और मज़ाहिब हैं, उनके जी। जो रिलीजियस बोर्ड्स हैं, रिलीजियस ट्रस्ट हैं, हम्म रिलीजियस एंडोमेंट हैं, उनमें यह कानून है, और यही अभी तक वक्फ में भी कानून था कि इसकी हम्म कमेटी में या वक्फ बोर्ड में आप किसी गैर मजहब के आदमी को मेंबर या चेयरमैन नहीं बना सकते थे। नए हम्म अमेंडमेंट में गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि इसमें इतने इतने नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे। अब जो बात हम्म मैंने शुरू में कही थी हम्म कि जो मैं जिस बात पे सबसे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि मोर देन हम्म 90% ऑफ द प्रॉपर्टीज आर इन हम्म द फॉर्म ऑफ मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह। इनका पूरा मैनेजमेंट जाहिर सी बात है मजहबी उसूलों ही के मुताबिक होगा। तो जो हम्म दूसरे मजहब का आदमी होगा उसको क्या मालूम होगा कि हमारे मजहब के उसूल क्या हैं। और दूसरी बात हम्म ये कि किसी भी दूसरे मजहब के आदमी का हमारे हम्म मजहबी मामले में दखल के क्या माने रह जाते हैं। हम्म। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को रखकर क्या सरकार ने धीरे धीरे बैठने की जगह बना ली, और कब वक्फ बोर्ड पर कंट्रोल कर लिया जाएगा इसका पता नहीं चल पाएगा, इस तरह का कोई डर है क्या आपके मन में? नहीं, यकीनी तौर पे खुलकर सभी को बोलिए, खुलकर बोलिए मौलाना नहीं, साहब। यकीनी तौर पे सभी को इस बात का डर है कि जब आप अपने ही आदमी बैठाएंगे और दूसरे मजहब के लोगों को बैठाएंगे, उनको हमारे मजहबी कवानीन वक्फ, देखिए हमारे यहाँ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की जो अहमियत है वही वक्फ की, वही औकाफ की अहमियत है। तो जाहिर सी हम्म बात है जब आप दूसरे मजाहिब के लोगों को बैठा लेंगे, उनको आपके मजहबी उसूल मालूम नहीं, अकीदे मालूम नहीं, रूल रेगुलेशन मालूम नहीं, तो वो उसमें किस तरीके से उसको उसको मैनेज करेंगे। और फिर जब हम्म आप किसी को नॉमिनेट करेंगे तो वो आपकी सुनेगा या हमारी सुनेगा। तो इन हम्म तमाम फिर कई केसेस कोर्ट्स में चल रहे हैं जो कि मस्जिदों से मुताल्लिक है, जिनमें कि वक्फ बोर्ड जो है वो एक पार्टी है। अब अगर हम्म सब पूरा वक्फ बोर्ड आप ही का होगा तो जाहिर हम्म सी बात है जो आप कहेंगे वो रिप्लाई कोर्ट में जाएगा। तो कहीं ना हम्म कहीं पूरी जो केसेस ऑलरेडी वक्फ बोर्ड में चल रहे हैं, खासकर बहुत सी मस्जिदों के सिलसिले में, उनका क्या हाल होगा ये हम्म। हमसे बेहतर आप लोग जान सकती हैं। ये आरोप लग रहे थे कि इसके सहारे बहुत सारी जगहों पर कब्जा कर लिया गया, इस तरह के आरोप लगे पुराने बिल पर, और कहा गया इसीलिए नया बिल लाया जा रहा है और ये मुसलमानों के उत्थान के लिए लाया, सरकार को बड़ी चिंता है मुस्लिमों के उत्थान की, इस पर क्या कहेंगे मौलाना साहब? देखिए, अगर सरकार को मुसलमानों के डेवलपमेंट की, उनके उत्थान की चिंता है, तो हकीकत ये है कि होना ये चाहिए था कि आपने जो मौलाना आज़ाद फंड ख़त्म किया है, स्कॉलरशिप ख़त्म की है, उसको आप जारी करते। जो आर्टिकल 341 में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया और ईसाइयों को उसमें शामिल करते। जो हम्म मुख्तलिफ स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा मुसलमानों को मिलता। जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट कम से कम कर दिया गया है उसको उसमें आप बढ़ोतरी करते, तो वो हम्म एक आसान रास्ते से थे जिनके जरिए से मुसलमानों की तरक्की हो सकती थी। सबसे बुनियादी बात जो है, हर इंसान कहता है कि तरक्की की राह जो है वो एजुकेशन से होके जाती है। और जितने भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं हम्म। उनकी राहों में कितनी रुकावटें पैदा की जा रही हैं वो आप किसी से मालूम कर सकती हैं। तो ये वो काम थे जो सरकारों के करने के थे, ना चाहते ये कि इन मजहबी मामलात में दखल अंदाजी की जाए। हम्म। अच्छा, मैं दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं, सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 22 सदस्य होंगे, जिसमें 4 नॉन मुस्लिम होंगे, 3 सांसद उसमें होंगे, 10 मुस्लिम होंगे जिसमें 2 महिलाएं होंगी, 2 पूर्व जज रहेंगे, एक सुप्रीम कोर्ट के और एक हाई कोर्ट के, एक एडवोकेट होगा, 4 लोग अलग अलग क्षेत्रों के भी होंगे, भारत सरकार का एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी भी होगा। वहीं पर अगर दूसरी स्टेट बोर्ड यानी कि राज्यों की बात कर लें तो राज्यों के वक्फ बोर्ड में 11 सदस्य होंगे, 3 नॉन मुस्लिम होंगे, एक चेयरपर्सन, एक एमपी, एक एमएलए, बार काउंसिल के मेंबर, 4 मुस्लिम सदस्य होंगे जिसमें 2 महिलाएं होंगी, ज्वाइंट सेक्रेटरी राज्य सरकार का होगा। तो ये कहा जा रहा है। अच्छा, डीएम के हाथ में सारी पावर दे दी जाएगी मौलाना साहब, इसके क्या मतलब है इस नए संशोधन बिल में, जिसे उम्मीद नाम दिया गया है? देखिए, ये उम्मीद नहीं है, हम लोगों के लिए बड़ी इससे नाउम्मीदी हुई है। और जो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर आप ब्यूरोक्रेसी को दे रहे हैं,
ये अपने आप में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल लूपहोल है। और जाहिर सी बात है, जब आप एक्स्ट्रा पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे रहे हैं, कि अगर सबसे बड़ी बात यह है कि इस इन अमेंडमेंट में सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है हम्म और हम्म आपने डीएम के यहाँ एप्लीकेशन दे दी कि ये वक्फ की हम्म प्रॉपर्टी इस वजह से नहीं है, तो उसी हम्म टाइम से वो प्रॉपर्टी वक्फ से निकल के सरकारी प्रॉपर्टी हो जाएगी, अनटिल एंड अनलेस डीएम इसके खिलाफ या आपके फेवर में फैसला ना दे। कोई भी मुल्क का कानून आप हमें ऐसा बता दीजिए कि हम्म ऐसा है कि हमने किसी की भी जमीन के सिलसिले में एप्लीकेशन कहीं भी दी और वो जमीन उसकी मिल्कियत से फौरन ही निकल जाए विदाउट एनी प्रूफ और विदाउट, जब तक कि उसका फाइनल जजमेंट ना हो जाए। हम्म तो हम्म ये एक ऐसा अमेंडमेंट है जिस पर कि सबसे ज्यादा एतराजात किए जा रहे हैं। इस हम्म। बुनियाद पर भी ये बात कही जा रही है कि इससे हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज डेंजर जोन में आ जाएंगी। अच्छा, जेडीयू और टीडीपी दोनों पार्टियों ने इस बिल के समर्थन में सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चाहे जेडीयू हो या टीडीपी हो, इनको मुसलमानों ने खुल के पिछले इलेक्शन में वोट दिया बिल्कुल, है। हाँ। ये कोई बात छुपी हुई नहीं है। और वहाँ के मुसलमान भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और हम लोगों से भी ये बातें कह रहे थे कि ये पार्टीज, उन लोगों को भी पूरी उम्मीद है कि हम्म लोकसभा में मुसलमानों के हक में और इस बिल के फेवर, इस बिल के अगेंस्ट वोट देंगे। लेकिन हम्म अफसोस ये है कि ऐसा नहीं हुआ। और फिर सब, हम्म अगर आप कल का लोकसभा का की प्रोसीडिंग्स देखें, तो उसमें जो दूसरा सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर था वो ये कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने लोकसभा के पूरे सेशन में अपनी कोई भी स्पीच, कोई भी बात हम्म इतने अहम और सेंसिटिव इश्यू पर हम्म नहीं रखी। इससे भी मुसलमानों को काफी ताज्जुब हुआ है। और आपके चैनल के जरिए से हम कांग्रेस हम्म पार्टी से ये मुतालबा करते हैं कि इस सिलसिले में अपना वजाहती बयान जारी करें कि आखिर इतने अहम मुद्दे पर राहुल गांधी ने अपनी कोई बात लोकसभा के अंदर क्यों नहीं रखी। हम्म। अच्छा, आपको इस एक सवाल है जो तमाम भाजपा के लोग भी और तमाम सरकार के लोग उठा रहे हैं कि इस बिल से जो दिक्कत है सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो नाजायज कब्जा किए हुए हैं। देखिए, इस बिल से दिक्कत किन लोगों को है? उन तमाम लोगों को है जो कि इन प्रॉपर्टीज से वाबस्ता हैं। और हर मुल्क का मुसलमान इन प्रॉपर्टीज से, वक्फ प्रॉपर्टीज से वाबस्ता है। इसीलिए शुरू में मैंने ये वजाहत कर दी कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के बाद मुसलमानों के साथ साथ मुसलमानों के लिए वक्फ प्रॉपर्टीज भी उतनी अहमियत रखती हैं जितनी ये इबादत की जाए इबादत रखती हैं। और इबादत गाहें जो हैं वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, अल्लाह की प्रॉपर्टी है और उससे हर मुसलमान वाबस्ता है। इसीलिए मैंने ये शुरू में बात कही कि मोर देन 90% ऑफ द प्रॉपर्टीज आर इन द फॉर्म ऑफ मस्जिद, दरगाह एंड कब्रिस्तान, जिससे कि हर मुसलमान वाबस्ता है। फिर मुसलमान कितना ज्यादा फिक्रमंद है, इसका अंदाजा आपको इस बात से भी लग सकता है कि जब पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की कि मुसलमान इस बिल के खिलाफ आप अपने राय ईमेल के थ्रू दें, तो कई करोड़ ईमेल गवर्नमेंट को बाकायदा मुसलमानों ने मुल्क भर से भेजे। अभी जो अच्छा। दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, जो कि बहुत ही लिमिटेड पैमाने पर लोगों को बुलाया गया था, उसमें कितनी बड़ी तादाद पहुंची। पटना में कितना बड़ा मुजाहरा हुआ। फिर अलविदा के दिन पूरे मुल्क में करोड़ों मुसलमानों ने अपने हाथों में काली पट्टी बांध करके इस बात का क्लियर कट मैसेज दिया कि पूरा मुल्क का मुसलमान इन प्रपोज अमेंडमेंट के खिलाफ है। हम्म। तो मौलाना साहब, मैं थोड़ा ये डिटेल में और जानना चाहूंगी कि 4-5 पॉइंट्स आप मुझे ऐसे बताइए जिससे सबसे ज्यादा डर है और ये बदलाव सबसे ज्यादा घातक साबित होंगे, ऐसा मैं आपसे जानना चाहूंगी जो आपको सबसे खराब चीज इसमें लग रही है, इस नए संशोधन बिल में, उम्मीद जिसका नाम दिया सरकार ने। नहीं, हमने आपको तमाम जितने भी पॉइंट्स, जो मेन 5-6 पॉइंट्स हैं, उनमें हम्म सबसे जो डेंजरस पॉइंट है वो डिलीशन हाँ ऑफ वक्फ बाय यूजर का है। दूसरा, हाँ नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में शामिल किए जाने का मसला है। एक, हाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वक्फ बोर्ड को एक नॉमिनेटेड वक्फ बोर्ड में तब्दील करने का मसला है। फिर ट्राइब्यूनल जो है उसके पावर्स को जो डाइल्यूट इसके जरिए से किया जा रहा है। फिर आप देखिए कि ट्राइब्यूनल के सिलसिले में भी कितनी गलत फहमी फैलाई गई, ऐसा जैसे हम्म कि ये जो ट्राइब्यूनल है सिर्फ ये वक्फ बोर्ड ही के पास हो। जितनी भी इस तरीके के इदारे हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो या जितने भी गवर्नमेंट के बॉडीज हैं, सबका अपना ट्राइब्यूनल होता है। उसी तरीके से वक्फ बोर्ड का ये ट्राइब्यूनल, और ये ट्राइब्यूनल कोई मुसलमानों का अपना नहीं बल्कि गवर्नमेंट का ट्राइब्यूनल है,
जिसमें कि गवर्नमेंट ही तीनों मेंबर्स को अपॉइंट करती है। एक एडीएम रैंक का के ऑफिसर को अपॉइंट करती है, एक जुडिशियल ऑफिसर को अपॉइंट करती है और एक इस्लामिक स्कॉलर को अपॉइंट करती है। फिर बार बार ये बात कही गई कि जो अभी ट्राइब्यूनल के लॉज हैं उसके अकॉर्डिंगली जो फैसला ट्राइब्यूनल में कर दिया उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, जो कि बिल्कुल ही गलत बात फैलाई गई। बहुत से ट्राइब्यूनल्स के यहाँ के जजमेंट को हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है और ये केसेस ऑलरेडी इन कोर्ट्स में चल रहे हैं। तो जो ट्राइब्यूनल के पावर्स को भी कम किया जा रहा है, ये भी वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होने वाली है। अच्छा, और वक्फ इससे की जो सबसे संपत्ति बड़ा पहले, हाँ हाँ, जी आपकी जी बात कर गई, बोलिए। इससे सबसे बड़ा नुकसान होगा वो ये भी कि ऑलरेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो आप खुद देखेंगे कि विद इन अ ईयर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, और ये जो 12 साल वाली बात कही जा रही है कि 12 साल से अगर आपका कब्जा है वक्फ की जमीन पर वो आपकी हो जाएगी, मैं उसको थोड़ा समझना चाहूंगी इस नए बिल में। मुल्क में लॉ ऑफ लिमिटेशन लागू है और लॉ ऑफ लिमिटेशन का लॉ मतलब यही पहले है क्या कि था मौलाना साहब, पहले क्या था? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, लॉ ऑफ लिमिटेशन एक जनरल लॉ है जिसके के तहत कि अगर किसी के पास 12 साल तक कोई प्रॉपर्टी है तो ठीक वो है। प्रॉपर्टी लॉ ऑफ लिमिटेशन के तहत अगर वो क्लेम करता है तो उसकी हो जाती है। लेकिन ये लॉ ऑफ लिमिटेशन किसी भी प्लेसेस ऑफ रिलीजन पर, रिलीजियस प्लेसेस पे लागू नहीं है, किसी भी पर भी लागू नहीं है। ऐसा नहीं किसी वक्फ प्रॉपर्टीज पे नहीं, जितने भी मजाहिब के रिलीजियस प्लेसेस हैं किसी पर भी लॉ ऑफ लिमिटेशन लागू नहीं है। वक्फ की जमीनों पर भी लॉ ऑफ लिमिटेशन लागू नहीं था अभी तक, लेकिन इन नए अमेंडमेंट में इन्होंने कर दिया है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन वक्फ प्रॉपर्टीज पर भी लागू रहेगा। तो यानी जो लोग वक्फ प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा 12 साल से कर रहे हैं उनको आपने लीगलाइज कर दिया। अच्छा, तो क्या अब वो उनकी हो जाएगी? अब अगर वो क्लेम करेंगे और हाँ। ये अगर कानून लागू हो जाता है तो लामुहाला कानूनन वो उनकी हो जाएगी और वक्त से वो बाहर हो जाएगी। और फिर इन्होंने इसमें जो नए अमेंडमेंट्स लाए हैं उसमें ये भी है कि जितनी वक्त प्रॉपर्टीज हैं जी। उनको इस कानून के लागू होने के बाद 6 महीने के अंदर आपको पोर्टल पे रजिस्टर कर देना है और अच्छा। जो विद इन 6 मंथ रजिस्टर नहीं होगी वो वक्त नहीं मानी जाएगी, वक्त से निकल जाएगी। आप अच्छा। खुद कह रहे हैं कि मोर देन 8 लाख प्रॉपर्टीज पूरे मुल्क भर में हैं। हाँ अब हाँ। ये 8 लाख प्रॉपर्टीज किसी भी पोर्टल पर सरकारी तौर पर विद इन 6 मंथ किस तरीके से इसको अपलोड कर दिया जाएगा और ये कौन सा कानून है कि अगर अपलोड नहीं किया जाएगा तो उसको वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। अच्छा, जो बात सरकार ने संसद में कही कि आप इससे पैसे कैसे कमाए जाएं, पैसे कैसे बनाए जाएंगे, इसको लेकर सुझाव मांगे जाएंगे, तो क्या समझा जाए कि अब वक्फ की संपत्तियां भी सेल पर लगा दी जाएंगी? देखिए, वक्फ का ये बुनियादी कानून है कि जिस प्रॉपर्टी को एक बार वक्फ कर दिया गया उसको ना बेचा जा सकता है बिक ना नहीं खरीदा सकती, जा ना सकता खरीदा है। जा सकता जी। और इस सिलसिले में इस्लामी शरीयत का भी यही कानून है और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ। तो लिहाजा ये कहना कि उसको बेच दिया जाएगा कानूनी तौर पर ये पॉसिबल नहीं है। अब गैर कानूनी तौर पर कोई कुछ करता रहे तो उसके पास उसका अपने पास इलाज नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी है उसको उसके पैसे जनरेट किए जा सकते हो तो जरूर लीगली जनरेट किए जाएं। लेकिन हमारे यहाँ वक्फ में एक ये कानून है कि जिस भी प्रॉपर्टी को जिसने जिस मकसद से वक्फ किया है उसको अपने यहाँ टेक्निकली कहा जाता है कि वाकिफ की मंशा, यानी जो शख्स अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करता है उसको वाकिफ कहा जाता है। और मंशा से माने कि उसके इंटेंशन क्या है कि किस मकसद के तहत उसने प्रॉपर्टी वक्फ की है। तो जो वाकिफ की मंशा है उसी के अकॉर्डिंगली आपको उस प्रॉपर्टी को यूज करना है। अगर उसने अपने वक्फनामे में ये बात लिखी है कि हमारी प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट की जाए और इनकम जनरेट करके इसका फायदा फला फला को पहुंचाया जाए तो उसमें करने में कोई ना लीगली कोई हर्ज है और ना कोई शरई तौर पे कोई रुकावट है। तो सरकार जो कह रही है कि इससे इनकम जनरेट करेंगे वो किस तरीके से कर सकती है कि वक्फ की संपत्तियों से इनकम जनरेट करने के और क्या तरीके हो सकते हैं सरकार के पास? बेहतरीन तरीका यह है कि बहुत सी वो भी तब जब कहीं सरकार तमाम कंपनियां बेच चुकी है, सरकारी शत्रु संपत्तियां बेच चुकी है,
उस दौर में जी। आप वक्फ की संपत्तियों से कैसे जनरेट करेंगे देखिए, इनकम? अभी भी जो मैंने बात अर्ज़ की, जो आप कह रही हैं कि अभी हाँ, भी जो एक्ट लागू है, उसके तहत भी ये है कि अगर जो किराया है वक़्फ़ की प्रॉपर्टी का, वो हाँ, मार्केट रेट के हिसाब से होना चाहिए। ठीक बात लेकिन है। बहुत सी वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिन पर बड़े-बड़े 5 स्टार होटल्स बने हुए हैं और बड़ी-बड़ी हुँ, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन उनका किराया वही बाबा आदम के ज़माने का आ रहा है। कहीं 1,000 आ रहा है, कहीं 10,000 आ रहा है, कहीं 50,000 आ रहा है, जबकि वो ओके, किराया लाखों में आना चाहिए। तो उस वहाँ से वो किराए की इनकम, सही बात है, ये जनरेट की जा सकती है, लेकिन उसके लिए नए कानून की ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी कानून नाफ़िज़ है, उसके तहत भी वो इनकम जनरेट की जा सकती है। और कई हुँ, ऐसी ज़मीनें हैं जिस पर कि नाजायज़ कब्ज़े हैं, उन कब्ज़ों को हटाने की ज़रूरत है। कई ऐसी ज़मीनें हैं जो बेकार पड़ी हैं, उनको डेवलप कराने की ज़रूरत है। इन्हीं हुँ, कामों के लिए पहले भी बातें कही गई हैं। हुँ, पहले भी कई बार, इससे पहले की गवर्नमेंट्स, यूपीए गवर्नमेंट में कई बार लोगों ने कोशिशें की हैं और उसके लिए वक़्फ़ के फंड्स भी क्रिएट हुए हैं। लेकिन ये हकीकत है कि जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ। लेकिन कई जगह पे कई पॉज़िटिव काम भी हुए हैं। कई स्कूल, कॉलेजेस और मदरसे भी चल रहे हैं। कई जी। जगह पर आपके हॉस्पिटल्स भी चल चल रहे हैं और ख़ासकर साउथ इंडिया में इसका पर बेहतरीन काम हुआ है। तो इस बिल में ये एक अच्छी चीज़ आपको लगी? ये एक ठीक नहीं, चीज़ मैं है। ये जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये हुँ, बातें जो हम कह रहे हैं डेवलपमेंट वाली, ये पहले राइट, कानून के तहत भी हो सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा कि पहले इसका जो किराया होता था, जो आपने बताया, वो किसके पास जाता था? नहीं, जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी है, उसका जो मुतवल्ली होता है, हाँ, उसका किराया उसी के पास जाता है, लेकिन जो और अब किराया नए आता है, बिल में क्या होगा? नहीं, नहीं, इस नए बिल में भी यही चीज़ है कि ओके, जो मुतवल्ली है वही प्रॉपर्टी मैनेज करेगा और ओके जो इनकम होती है उसका अभी तक ये था कि 7% आपको वक्फ बोर्ड को देना है, और जिससे कि अब वक्फ बोर्ड अपने अभी भी खर्चे उससे 7% है। चलाता रहे। अब इन्होंने नए प्रोविज़न में क्या लाए हैं कि 7% को घटाकर 5% कर दिया है कि 7% के बजाय 5% आपको वक्फ बोर्ड को देना है। जी। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपने समय दिया, दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार और तमाम सवाल जो लोगों के मन में था मुझे लग रहा है कि आपने वो सारे सवालों के जवाब दिए और अंत में मैं ये जानना चाहूँगी कि मैंने सुना कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहा है इस कानून को? नहीं, देखिए, जो भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने कि पूरा इस बिल को स्टडी किया, उनका कहना यह है कि इसमें कई ऐसे प्रोविजंस हैं जो अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 है, 25 है, 26 है, 29 है, 30 है, के हुँ, अगेंस्ट हैं। हुँ, हुँ। तो लिहाजा जब अगर ये कानून बन जाता है तो हम लोगों के पास यही रास्ता रह जाता है कि इसको कोर्ट्स में चैलेंज किया जाए और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इस सिलसिले में अदालतों से इंसाफ मिलेगा। जी, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।